गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर या प्रांचल को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर कौन सा है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यानी कि हम यहाँ देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि संक्रमण धातु आयन या परमाणु के संपर्क में किसी लिगेंड के आने से उसके डी कक्षकों की स्प्लिटिंग हो जाती है। लिगेंड की नेचर, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री आदि के हिसाब से ईजी और टी2जी कक्षकों का स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, तो जब एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है तो टी2जी कक्षकों की ऊर्जा जो है वो डी कक्षकों की औसत ऊर्जा से -0.4 डेल्टा ओ ऊर्जा कम हो जाती है, जबकि ईजी कक्षकों की ऊर्जा डी कक्षकों की औसत ऊर्जा से +0.6 डेल्टा ओ ऊर्जा अधिक हो जाती है। ठीक है, और ऐसा होने के पश्चात डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और इस पूरे प्रक्रम में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है? -0.4 गुणा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन टी2जी ऑर्बिटल गुणा डेल्टा ओ प्लस 0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईजी ऑर्बिटल गुणा डेल्टा ओ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं टाइटेनियम H2O का होल 6+3 कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 है। यदि टाइटेनियम एक सरल आयन यानी कि टाइटेनियम +3 के रूप में है तो इसका जो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक डी कक्षक में होगा। अब यदि इसका हेक्सा एक्वा संकुल बने तो लिगेंड के रूप में जल के 6 अणु जो है वो टाइटेनियम +3 आयन की तरफ अप्रोच करेंगे। इससे डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी और टी2जी कक्षक जो है वो औसत से कम ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि अब यह जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एक टी2जी कक्षक में आ जाएगा और कम ऊर्जा स्तर पर आने से इसकी स्टेबिलिटी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो किसी संकुल के लिए डेल्टा ओ के मान को ज्ञात करने के लिए उसका अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रम लिया जाता है। ठीक है, यानी कि डेल्टा ओ के मान को ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रम का। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा क्वेश्चन बन सकता है, आधे नंबर का पूछा जा सकता है आपसे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि डेल्टा ओ का मान किससे ज्ञात किया जाता है। तो याद रहना चाहिए आपको अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रम से डेल्टा ओ के मान यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के मान ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, तो टाइटेनियम H2O का होल 6+3 संकुल का यूवी स्पेक्ट्रम यानी कि अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रम चित्र 20 में दिखाया गया है। तो स्पेक्ट्रम का अवलोकन करने से हमें क्या पता चलता है कि यौगिक 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स आवृत्ति पर उच्चतम अवशोषण द्वारा एक कम आवृत्ति वाली चौड़ी बैंड प्राप्त होती है। तो बैंड की आवृत्ति कम और चौड़ाई अधिक होने का कारण है आपके यहाँ पे फॉरबिडन ट्रांजिशन। ठीक है, तो लेपार्ड के नियम के अनुसार वही ट्रांजिशन अलाउड होते हैं जिनके लिए डेल्टा एल +-1 हो। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ डीडी ट्रांजिशंस होते हैं टाइटेनियम H2O का होल 6+3 में, तो जो डीडी ट्रांजिशन है वो लेपर्ड फॉरबिडन है, क्योंकि लेपर्ड फॉरबिडन होने का कारण क्या है कि डेल्टा एल बराबर 0 है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ही ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए डेल्टा एल का मान क्या हो गया? 0। ठीक है, तो ये लेपर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन है और लेपर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन होने के कारण ही अवशोषण बैंड जो है वो कम आवृत्ति वाला और चौड़ा बैंड यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, अब है आपके वर्जित ट्रांजिशन के कारण यानी कि फॉरबिडन ट्रांजिशन के कारण ही टाइटेनियम H2O का होल 6+3 का यूवी स्पेक्ट्रम बैंड जो है वो अपेक्षा से अधिक चौड़ा प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो टाइटेनियम H2O का होल 6+3 आयन का अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रम बैंड जो है वो चौड़ा और कम आवृत्ति वाला क्यों प्राप्त होता है? तो सीधा सा रीजन है यहाँ पे ड्यू टू लेपर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन, क्योंकि यहाँ डीडी ट्रांजिशन होते हैं जो कि लेपर्ड फॉरबिडन है, लेपर्ड अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अब इस कॉम्प्लेक्स के लिए हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का कैलकुलेशन करें तो ऊर्जा का 1 किलो जूल
प्रति मोल आवृत्ति के 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स के तुल्य होता है। ठीक है, इसलिए डेल्टा ओ बराबर 20,300/83.7। ठीक है, तो ये 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स किस में बदल गया, किलो जूल पर मोल में बदल गया, यानी कि 243 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब देखेंगे टाइटेनियम H2O का होल 6+3 के लिए CFSE। अब हमने देखा कि T2G में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो N की वैल्यू को 1 रख दिया, और EG में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है तो 0 रख दिया, और डेल्टा O के मान को रख दिया 243 किलो जूल प्रति मोल। तो यहाँ से CFSE का मान निकल के आ गया -97 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसी प्रकार से जो है आपके जलयोजित टाइटेनियम थर्ड आयन के लिए लैम्डा मैक्स 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो T2G और EG कक्षकों के लिए ऊर्जा अंतराल को ज्ञात कीजिए, है ना। और T2G और EG कक्षकों के लिए ऊर्जा अंतराल का मतलब क्या पूछा गया है आपसे, डेल्टा O। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि वेवलेंथ जो है वो आवृत्ति के रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, तो अब हम जो है वेवलेंथ को किस में बदलेंगे, सबसे पहले आवृत्ति में बदलेंगे, यानी कि न्यू बार बराबर 1/5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम को हम यहाँ पे रख देंगे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। इसलिए अपने न्यू बार यानी कि आवृत्ति का मान निकाल लिया, 2 × 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम जानते हैं कि 1 किलो जूल बराबर कितनी आवृत्ति की होता है, 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसमें 83.7 का भाग देंगे और इसे किलो जूल में बदल लेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे 238.95 किलो जूल आ गया डेल्टा ओ का मान। ठीक है, तो एक सामान्य कथन इस प्रकार से दिया जा सकता है कि D1 विन्यास के लिए CFSE का मान जो है वो -0.4 डेल्टा ओ के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से D2 विन्यास के लिए इसका मान जो है वो 2 × -0.4 डेल्टा O के बराबर होगा। ठीक है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हुंडे के नियमानुसार अयुग्मित अवस्था में T2G कक्षकों में ही भरे जाएंगे। और इसी प्रकार से D3 विन्यास के लिए CFSE का मान क्या होगा, 3 × -0.4 डेल्टा O, यानी कि -1.2 डेल्टा O। लेकिन D4 विन्यास के लिए इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था 2 प्रकार से हो सकती है, डिपेंड करता है लिगेंड की स्ट्रेंथ पर। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G कक्षकों में ही जाएगा और इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, तो आपके CFSE का मान जो है वो 4 × -0.4 डेल्टा O, यानी कि -1.6 डेल्टा O होगी। और अगर आपके वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड होने की स्थिति में पेयरिंग नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो EG सेट में चला जाएगा। तो इस स्थिति में आपके CFSE का मान जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके -0.6 डेल्टा O। ठीक है, यानी कि इस स्थिति में वीक फील्ड लिगेंड की स्थिति में आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों में से इलेक्ट्रॉनों की कौन सी व्यवस्था हो वो इस बात पर निर्भर करती है कि एक इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर वाले EG कक्षकों में जाने से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है अथवा T2G कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के युग्मित होने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और इसका निर्णय जो है वो लिगेंड की नेचर के आधार पर किया जाता है, क्योंकि यदि कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फॉर एग्जांपल साइनाइड लिगेंड, तो उस लिगेंड के लिए क्या होगा कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान जो है वो ज़्यादा होगा और पेयरिंग एनर्जी का मान क्या होता है, कम, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, किसी इलेक्ट्रॉन के T2G कक्षक में युग्मित होने की अपेक्षा EG कक्षक में जाने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि T2G कक्षकों की तुलना में EG कक्षक बहुत उच्च ऊर्जा स्तर पर स्थित होते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन जो है वो EG कक्षक में नहीं जा पाएगा और जो है आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। लेकिन यदि कोई वीक फील्ड लिगेंड है, फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन, तो उसकी उपस्थिति में धातु आयन के D कक्षकों के लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान है उसका मान काफ़ी कम होगा
उनकी स्प्लिटिंग कम होगी, उनके बीच में एनर्जी गैप कम होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों के T2G कक्षक के में युग्मित होने की जो अपेक्षा EG कक्षक में जाने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि यहाँ पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होता है और डेल्टा O का मान कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो EG कक्षक में जाएगा और एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है, तो D5, D6 एवं D7 विन्यासों पर भी यह व्याख्या लागू करके हम ज्ञात कर सकते हैं कि धातु आयन जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0, D8, D9 एवं D10 के लिए लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या चाहे वीक फील्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था समान ही रहेगी, यानी कि इनके लिए CFSE के मान समान रहेंगे। साथ ही साथ D0 और D10 विन्यासों के लिए CFSE का मान सदैव 0 रहता है। ठीक है, तो उपयुक्त के विपरीत यदि एक चतुष्फलकीय संकुल बन रहा होगा तो उसके लिए D कक्षकों के विभाजन जो है विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और ऐसा क्यों होगा कि इसकी चर्चा हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी D कक्षकों के जो है लिगेंड जो अप्रोच करते हैं D कक्षकों की ओर, वो जो है कभी भी बिल्कुल अक्षों की ओर से अप्रोच न करके जो है अक्षों के बीच में जो पालियाँ उपस्थित है D ऑर्बिटल्स की, उनकी ओर अप्रोच करते हैं। तो D1 विन्यास के लिए इसका विभाजन चित्रानुसार होगा और इसके लिए हम CFSE के मान को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होगा, प्लस 0.4 NT2 माइनस 0.6 NE ब्रैकेट बंद डेल्टा T। ठीक है, तो तुलना के लिए इस मान को हम डेल्टा O के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं और हम जानते हैं कि डेल्टा T बराबर क्या होता है, 4/9 डेल्टा O। ठीक है, तो D1 विन्यास के लिए अष्टफलकीय क्षेत्र में CFSE का मान क्या होगा, माइनस 0.4 डेल्टा O, अर्थात चतुष्फलकीय क्षेत्र में CFSE का मान अष्टफलकीय क्षेत्र की तुलना में कितना कम हुआ, 0.13 डेल्टा O कम हुआ। इसी प्रकार से समस्त विन्यासों के लिए यह मान क्या होता है, कम, यानी कि अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो CFSE का मान जो है वो ज़्यादा प्राप्त होता है ऋणात्मक में हमें, लेकिन जब यही चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स बनता है तो हमें CFSE का मान कम ऋणात्मक प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि अष्टफलकीय संकुल चतुष्फलकीय संकुलों की तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, तो इनमें से D5 और D10 विन्यास क्या है, अपवाद है, क्योंकि इनमें दोनों क्षेत्रों के लिए CFSE का मान ही 0 होता है। अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्सेस में भी और चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्सेस में भी D5 और D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके जो मान है CFSE के वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है चतुष्फलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था CFSE और अष्टफलकीय CFSE से तुलना। तो हमने देखा कि CFSE का परिकलन करने के लिए अलग अलग सूत्र है चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्सेस के लिए और अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्सेस के लिए। उसके आधार पर हम D1 से लेकर के D10 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE के मानों की कैलकुलेशन करते हैं और अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो यहाँ पे कैलकुलेशन की हुई है उनसे तुलना करने पर हम देखते हैं कि चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFSE का मान जो है वो अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्सेस से कम प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि चतुष्फलकीय संकुल अष्टफलकीय संकुलों से हमेशा ही कम स्थायी है। ठीक है, यहाँ पर जो है अष्टफलकीय संकुल चाहे वो बाह्य कक्षक संकुल हो या अंतः कक्षक संकुल हो, यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बने या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, दोनों की जो स्टेबिलिटी है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से ज़्यादा होती है। अब डिपेंड करता है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो डिपेंड करता है लिगेंड की स्ट्रेंथ के आधार पर। वीक फील्ड लिगेंड है तो हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपके जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। ओके, ठीक है, तो जो है इन सब की तुलना करने पर हम देखते हैं कि जो है कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अष्टफलकीय संकुल ही बनाना चाहता है।
लेकिन यदि लिगेंड की ऑक्सीडेशन स्टेट कम है या फिर उसके D0, D1, D5, D6 या D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और लिगेंड की साइज़ बड़ी है, तब जाके चतुष्फल के कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। या फिर जो है आपके DZ² कक्षकों की ऊर्जा अगर कम हो जाए, क्योंकि Z अक्ष पर लिगेंड और मेटल के बीच की दूरी ज़्यादा हो जाए तो रिपल्शन कम होगा। तो जो है DZ² कक्षकों की ऊर्जा जब कम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो DX² में जा कर के DZ² कक्षकों में ही चला जाता है, जिससे DX² कक्षक खाली रह जाते हैं। तो 4 लिगेंड जो है वो +X, -X, +Y और -Y अक्षों से मेटल आयन की ओर अप्रोच करते हैं और आसानी से वर्ग समतलीय संकुल बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि वर्ग समतलीय संकुल बनाने में जो है वो DX² y² d ऑर्बिटल काम में आता है, ना कि DZ² ऑर्बिटल। ओके।